92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी इस प्यार को क्या नाम दूं। एक अरसा हो गया है, या न जाने कितने अरसे हो गए होंगे। इस अरसे में कितना समय होता है मुझे आज तक नहीं पता। मेरे इस एक अरसे या न जाने कितने अरसे में 7-8 साल समाये होंगे। औसतन साल में एक बार घर जाना तो हो ही जाता है, लेकिन दिवाली में घर अब के 7-8 साल बाद जा रहा हूँ। दिवाली का मेरी जिंदगी से खूबसूरत नाता है, या यूं कहूँ यादगार नाता है। हर नाता खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे हर नाते यादगार ज़रूर हो सकते हैं। मेरा जन्म दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हुआ है। मान्यताओं में नरक और चतुर्दशी दोनों ही शुभ नहीं माने जाते, लेकिन मेरे जन्म को अपवाद माना गया। मैं मॉम डैड की शादी के 6 दिवाली बाद आया था, सो मेरे जन्म से घर वालों की खुशी पटाखों की तरह फूट पड़ी थी। सब्र का फल या इंतज़ार का फल मीठा होता है, इस तर्ज पे मैं मॉम डैड और अपने घर वालों के लिए मीठा फल था। वैसे अब तक मेरी कितनी मिठास उनको महसूस हुई ये मेरे घर वाले ही बता सकते हैं। हाँ, तो मेरे जन्म के साथ दिवाली से जो नाता जुड़ा वो आगे भी बरकरार रहा। पहली बार अपने पैरों पे चला भी जन्म के 1 साल बाद अगली दिवाली पे। उम्र की 6ठी दिवाली पे पटाखों वाला अनार हाथ में जलाने की जुर्रत से हाथ ही जला दिया। दोनों हाथों में मोटे मोटे गद्देदार छालों से बने दास्ताने 10 दिन तक रहे थे। खिलाना, नहाना और सब कुछ माँ ने किया था। उम्र की 10वीं दिवाली के वक्त चोर पुलिस खेलते हुए एक पतली 4 दीवारी पे कलाबाजियों में भागते हुए गिर के पैर तोड़वा बैठा। 1 महीने तक पैरों में प्लास्टर था। अब की खाना, नहाना और सब कुछ खुद से था, सहयोग माँ का था। उम्र की 14वीं दिवाली की छुट्टी में मोहल्ले के ही एक खाली प्लॉट पे क्रिकेट खेल रहा था। बैटिंग कर रहा था कि तभी प्लॉट के सामने वाली सड़क पे एक लड़की रिक्शे से उतरी। मेरा ध्यान उसकी लाइन लेंथ समझने में था, तब तक वकार यूनुस के चेले बॉलर ने फुल टॉस बॉल फेंक दी। बॉल सीधी मेरे बाईं भौं पे लगी और सदा के लिए मेरी भौं की लाइन लेंथ बिगड़ गई। जीवन की कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं दिवाली से इस तरह गुंथी हैं कि घटनाओं से दिवाली याद आ जाती है और दिवाली से सारी घटनाएं यादों की रील बन के जहन में घूम जाती हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत किस्तों में दिवाली की छुट्टियों में ही लिखी होगी। पहले प्यार की पहली दस्तक भी दिवाली पे ही आई थी, उम्र की 18वीं दिवाली पे। हद है विक्रांत, तुम अभी तक सामान को नहीं सहेजे। अभी गाड़ी टर्मिनल से चली है, कुछ ही देर में मेन जंक्शन पहुंचेगी, भीड़ हो जाएगी, तब कितना मुश्किल होगा। कहाँ खोए हो? श्यामा की इस प्यार भरी झिड़क से मैं दिवाली में घर जाने के रोमांच और उससे जुड़ी यादों से बाहर निकल आया हूँ। अजब रीत है ज़माने की, प्यार में तो खलल डालता ही है, प्यार की यादों को भी नहीं बख्शता है। वैसे मेरे पहले प्यार की यादों में व्यवधान डालने वाली श्यामा ज़माना नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी है। उसी की जिद की वजह से हम इस बार दिवाली पे घर जा रहे हैं। शादी के बाद ये हमारी पहली दिवाली है। श्यामा की हिदायत के अनुसार मैंने बैग और सूटकेस को बर्थ के नीचे रख के जंजीर से बांध के ताला लगा दिया है, लेकिन पहले प्यार की याद के उस झोंके को नहीं बांध पाया हूं जो थोड़ी देर पहले दिल से उठ के दिमाग तक आ पहुंचा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी इस प्यार को क्या नाम दूं। इस कहानी में अब तक आपने सुना विक्रांत अपनी पत्नी श्यामा के साथ 7-8 सालों बाद दिवाली पे घर जा रहा है। ट्रेन में उसे बचपन से लेके अब तक की दिवाली से जुड़ी हर बात याद आती है। विक्रांत की जिंदगी के अहम मकामों का दिवाली से दिलचस्प संयोग है। दिवाली के मौके ने उसके पहले प्यार की यादें भी ताज़ा कर दी हैं। अब आगे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है।
श्यामा ने पाउलो कोएल्हो के अल्केमिस्ट का कमलेश्वर द्वारा अनुवादित संस्करण पढ़ना शुरू कर दिया है। श्यामा को सपने देखने और उन्हें पाने के लिए प्रेरित करने की कहानियाँ लुभाती हैं। मुझे घटिया इंग्लिश नॉवल पढ़ने के बजाय श्यामा का अच्छी इंग्लिश नॉवल का अनुवाद पढ़ना लुभाता है। मैं और श्यामा आमने सामने की बर्थ पे खिड़कियों से सटे हुए बैठे हैं। दोनों लोअर बर्थ हमारी जो हैं। 6 साल पहले भी एक लोअर बर्थ मेरी थी, लेकिन तब मैं अपनी बर्थ की खिड़की के पास बैठा नहीं था। सामने वाली बर्थ की खिड़की के पास बैठी जूही के बगल में बैठा था। हालांकि उसका नाम जूही था, मुझे ये बात ट्रेन में उसके बगल में बैठने के बहुत महीने बाद पता चली थी, लेकिन बताने के लिए शुरू से ही जूही बोलना आसान रहेगा। सामने की बर्थ पे बैठ के निहारने से बार बार नज़रों के टकराने का और उनको पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन बगल में बैठने से यह खतरा नहीं था। खिड़की की ओर देखने के अभिनय के सहारे मैं जूही को कई बार निहार चुका था। खिड़की के पास बैठना मुझे पसंद है। मेरी सीट भी खिड़की के पास ही थी, लेकिन कुछ बात थी जूही में कि मैं खुद को उसके बगल में बैठने से रोक नहीं पाया। श्यामा को उस तरह निहारने का कोई तुक नहीं है, या फिर निहारने में नज़रों के पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, इसलिए हम लोग अगल बगल नहीं बल्कि आमने सामने बैठे हैं। जूही को देखते ही मुझे प्यार हो गया था। मेरे साथ ऐसा ही होता है। बचपन में 2 से 17 तक का पहाड़ा एक दिन में याद हो गया था। 18-19 का नहीं हो पाया तो आज तक नहीं हो पाया। खीर और मिठाई देख के हमेशा भूख लग जाती है। कुछ इसी तरह मुझको देखते ही सच्चा वाला प्यार हो जाता है, और नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो नहीं होता है, ये मैं बाकी पिछली बातों की तुकबंदी पे कह रहा हूँ, क्योंकि पहला प्यार था और पहली बार में ही हो गया था, सो नहीं तो नहीं होता है को जानने और परखने का मौका ही नहीं लगा। जूही पाउलो कोएल्हो का ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन ही पढ़ती थी। कभी कभी मुझे लगता है कि पहला प्यार जूही से हुआ था और श्यामा से उस पहले प्यार का अनुवाद हुआ है। मैं और जूही 2 अलग अलग स्टेशन से चढ़े थे, लेकिन हमारी मंजिल दूसरे शहर का एक ही स्टेशन थी। रास्ते भर जूही से कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैंने चाहा कि कम से कम एक बार पाउलो कोएल्हो की किताब ही मांग लूं। ये बातचीत शुरू करने का सदाबहार कामयाब नुस्खा भी था, लेकिन मैं ठीक से लेखक का नाम तक नहीं बोल पा रहा था। किताब क्या खाक मांगता। लेखक का नाम अब भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। वो कहा था ना कि अगर हो जाए तो एक बार में, वरना मेरे लिए समस्या सदा के लिए रह जाती है। खिड़की से आती धूप श्यामा के चेहरे पे पड़ने लगती है। वो उठ के मेरे बगल में आ गई है, मेरे कंधे पे सर रख के ऊँघने लगी है। पाउलो कोएल्हो का अनुवादित संस्करण भी रीडिंग मार्कर पे सर रख के सुस्ता रहा है। ऐसे ही कंधे पे सर रख के जूही भी ऊँघने लगी थी। वक्त बदल गया है, किरदार बदल गए हैं, लेकिन लम्हे नहीं बदले। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी इस प्यार को क्या नाम दूं। इस कहानी में अब तक आपने सुना विक्रांत अपनी पत्नी श्यामा के साथ 7-8 सालों बाद दिवाली पे घर जा रहा है। श्यामा पाउलो कोएल्हो की लिखी किताबों का अनुवादित संस्करण पढ़ती है। विक्रांत को ट्रेन में सालों पहले हुई जूही से उसकी मुलाकात याद आती है। जूही पाउलो कोएल्हो का ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन पढ़ती थी। जूही को देखते ही विक्रांत को प्यार हो गया था। अब आगे। दिवाली कब है? मैंने श्यामा से पूछा है। 23 अक्टूबर को दिवाली और हिंदी पंचांग से 22 को तुम्हारा बर्थडे। आधी नींद में जवाब देते हुए श्यामा मेरे कंधे पे अपने सर को एडजस्ट करते हुए बोली है। अगस्त में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उस साल दिवाली नवंबर में थी। उम्र की 18वीं दिवाली। इंजीनियरिंग कॉलेज आए हुए 3 महीने ही हुए थे। सभी छात्र छात्राएं लगभग हॉस्टल में ही थे। दिवाली की रात मिलके सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया गया था। दरअसल ये लड़कों की कोशिश थी लड़कियों से जान पहचान बढ़ाने की और दोस्ती करने की। दिवाली की उस रात जूही को जानने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे को देख के हम पहचान जरूर गए थे। मेरे लिए यही काफ़ी था। पहली बार कोई दिवाली इतनी मुलायम, इतनी गुदगुदाने वाले एहसास के साथ आई थी।
वरना बचपन से तो दिवाली की यादों में पैरों के प्लास्टर, हाथों के छाले और भौं के टाकों के साथ कराहते हुए एहसास ही थे। जूही की एक झलक मुझको पूरे दिन के लिए खुशी दे देती थी। अगर आंखें मिल गई थीं और जूही ने भी मुझको देख लिया था तो खुशी अगले दिन तक भी रहती थी। मेरे लिए इतनी खुशी बहुत थी और मैं संतुष्ट था। महीनों तक यही दिनचर्या रही। मैं सिर्फ एक बार जूही को देख लेता था और खुद को दिखा देता था। एक बार आंखें चार होती थीं और मुझे पूरे दिन की खुराक मिल जाती थी। हमारा प्यार आंखों आंखों में था। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि मेरा प्यार आंखों आंखों में था, जिसे सिर्फ मैं देख, समझ और महसूस कर सकता था। हालांकि जूही के दिल की खबर मुझे नहीं थी, लेकिन आंखों आंखों में ही सही मैंने दूरियों के कम होने को महसूस किया था। आपको याद दिला दूं कि अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि उसका नाम जूही था, लेकिन बात बताने के लिए नाम लेने से ज़रा आसानी है। एक प्लेट खाना ऑर्डर कर देती हूँ, बाकी कुछ पैक करके लाई थी वो भी है, दोनों मिला के हो जाएगा। श्यामा ने पूछा या बताया, मैं नहीं समझ सका हूँ तो बताया हुआ मान लिया। श्यामा अमूमन ऐसे ही पूछने और बताने दोनों वाले अंदाज में एक साथ बोलती है। मैं अपनी सहूलियत और मूड के हिसाब से बताना या पूछना समझ लेता हूँ। शाम घिर आई है, ट्रेन भागी जा रही है। कौन स्टेशन आने वाला है, कौन स्टेशन गुजर गया, न किसी को फिक्र है न परवाह। बस ट्रेन का भागते रहना अच्छा लग रहा है। मुझे भी किसी की फिक्र और परवाह कहाँ थी। मुझे तो बस आंखों आंखों में खोए रहना अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों को फिक्र भी थी और परवाह भी। मेरी आंखों की भाषा को जूही कितना समझ पाई थी नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त समझ चुके थे और समझ के थक भी चुके थे। थक हार के उन्होंने पहल की और मुझे समझाया कि सिर्फ आंखों आंखों से आंखें आ सकती हैं, प्यार आगे नहीं बढ़ सकता। आंखों से नज़दीक आने के बाद और नज़दीकी इजहार से आती है, इसलिए मुझे जूही को कम से कम हाल दिल तो बता देना चाहिए। अब दोस्तों को कौन बताए कि अगर इजहार करना हो पाता तो अब तक हो ना गया होता मुझसे। 6 महीने से आंखों आंखों में थोड़े तैर रहा होता। अब उनको क्या पता कि मुझसे अगर कोई काम होता है तो एक बार में हो जाता है, वरना हमेशा संघर्ष बना रहता है। लेकिन प्यार के लिए अपनी इस कमी को दूर करना जरूरी था। जूही को इजहार मोहब्बत करने के लिए मैंने मन में इरादा बना लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी इस प्यार को क्या नाम दूं। इस कहानी में अब तक आपने सुना विक्रांत अपनी पत्नी श्यामा के साथ 7-8 साल बाद दिवाली पे घर जा रहा है। सालों पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हुए उसको ट्रेन में हुई जूही से मुलाकात याद आती है। विक्रांत को जूही को देखते ही प्यार हो गया था। विक्रांत अंतर्मुखी है, इसलिए उसका जूही से प्यार आंखों आंखों से आगे नहीं बढ़ पाया था। विक्रांत के दोस्त उसको प्यार का इजहार करने के लिए बोलते हैं, जिस बात को विक्रांत मान लेता है। अब आगे। इंजीनियरिंग की टर्मिनल परीक्षा की तैयारी रोक के मेरे कमरे में दोस्तों की पंचायत लगी थी। पंचायत का मकसद मेरे इजहार मोहब्बत के लिए तरीके तलाशना था। प्यार करने की अपेक्षा प्यार करवाना हमेशा ज़्यादा दिलचस्प होता है। मेरे दोस्त इसीलिए इतनी दिलचस्पी ले रहे थे। 7 बजे के नाश्ते चाय से शुरू हुई पंचायत रात 2 बजे तक चली। दोस्तों ने सर्वसम्मति से ये सलाह दी कि चूंकि मैं प्यार के मामले में अनाड़ी हूँ, प्यार के आपातकाल में मेरे निर्णय लेने की क्षमता पे उनको संदेह है, इसलिए मुझको सदाबहार आजमाए हुए नुस्खों पर ही अमल करना चाहिए। मुझे एक प्रेम पत्र लिखना चाहिए, उस पे सकारात्मक रुख मिलने पे मुझे एक अच्छे से गिफ्ट के साथ मिलना चाहिए, और वहाँ भी सकारात्मक रुख रहने पे रेड जोन ख़त्म समझा जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्लाइंट खुद सहयोग करेगा। मेरे दोस्त जूही को क्लाइंट बोल रहे थे। यह अजीब विडंबना है कि इंजीनियरिंग ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्यार के इजहार के लिए अब भी पुरानी तकनीक ही भरोसेमंद मानी जाती है। प्रेम पत्र लिखने का सुझाव मुझे भी पसंद आया, क्योंकि मुझे अपने दब्बू मन की औकात पता थी। पत्र में सारी भावनाएं लिख देना आमने सामने कहने से बहुत ज़्यादा आसान था। प्रिय जूही, लिखने के बाद थोड़ी देर रुका और कुछ सोच के काट दिया। फिर कुछ और लिखा, फिर काट दिया। यूं 4 अच्छे भले पन्ने। प्रिय जूही, आदरणीय जूही,
हाय जूही लिख के बर्बाद कर दिए। ख्याल आया कि कंप्यूटर में गलती होने पे भी बिना वेस्टेज के सुधारने की गुंजाइश है, और बाद में प्रेम पत्र का प्रिंट आउट देना भी आसान था। लैपटॉप खोल के अब की लिखा, प्राण प्रिया जूही। मेरे संबोधन आपको पुरातन लग सकते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि प्रेम पत्र लिखने का औपचारिक अनौपचारिक किसी भी प्रकार का मुझको कोई अनुभव या ज्ञान नहीं था। मैं बस दिल की कोरी भावनाएं ज्यों का त्यों लिख रहा था। हाँ, इसी बीच मैं आपको बताना भूल गया था कि मुझको मालूम हो चुका था कि उसका नाम जूही था। कैसे? अरे दोस्तों ने बता दिया था। रात भर जग जग के लिखे गए 6 पेज का प्रेम पत्र पढ़ के दोस्तों को लगा कि यह प्रेम पत्र नहीं, 2 देशों के शिखर वार्ता के बाद का घोषणा पत्र है। इस तरह मेरे लिखे पहले प्रेम पत्र को दोस्तों ने बेरहमी से डिलीट कर दिया। आपकी तरह मेरे दोस्त भी मुझको नौटंकी समझ रहे थे। सिर्फ मैं जानता था कि जूही के लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत थी, और कितनी सच्ची मोहब्बत थी। 1 साल बीत चुका था, दूसरी दिवाली आ गई थी। फिर से बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल साथ में दिवाली की रात सेलिब्रेट कर रहे थे। पिछले साल की पार्टी से शुरू की गई जान पहचान इस साल की पार्टी में कमर और गले में बाहें डाले डांस तक पहुंच गई थी। पार्टी में मैं जूही के सामने था। हम दोनों एक दूसरे को देख के ठिठके थे। जूही को शायद मेरे कुछ बोलने का इंतजार था, लेकिन मैं बुत सा खड़ा रहा था। कुछ पल बाद हम दोनों इधर उधर देखते हुए इधर उधर हो गए। दोस्ती के लिए पहल ना कर पाने की वजह से उस दिन जूही की आंखों में मैंने अपने लिए धिक्कार देखा था, एक दूरी देखी थी। आंखों आंखों में ही तो हम नजदीक हुए थे, आंखों आंखों में ही दूर भी हो गए। आंखों आंखों की जो नजदीकी मुझे पूरे दिन की खुशी दे जाती थी, उसी आंखों की दूरी ने मेरा चैन करार छीन लिया था। मैं मायूस हो गया था। विक्रांत चलो ना, गाड़ी से उतर के प्लेटफॉर्म पर चाय पीते हैं, श्यामा ने कहा है। गाड़ी किसी स्टेशन पे रुकी हुई है। शायद श्यामा पाउलो कोएल्हो का अनुवाद पढ़ते पढ़ते थक गई है। मैं जूही की आंखों में पनपी दूरी से अब भी दुखी हूं, लेकिन थका हुआ लग रहा हूं। थके रहने पे थका हुआ तो लगता ही हूं, मैं दुखी होने पे भी थका हुआ लगता हूं। इसलिए श्यामा मुझको हमेशा थका हुआ समझती है, मेरा दुखी होना कभी नहीं जान पाती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी, इस प्यार को क्या नाम दूं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विक्रांत सालों बाद अपनी पत्नी श्यामा के साथ दिवाली पे घर जा रहा है। ट्रेन में उसे अपने पहले प्यार जूही से पहली मुलाकात की याद आती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ते हुए आंखों आंखों में विक्रांत और जूही पास आते हैं, लेकिन अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होने की वजह से विक्रांत तमाम कोशिशों के बाद भी इजहार नहीं कर पाता है। विक्रांत के दब्बू मन से जूही को कोई उम्मीद नहीं मिलती है। विक्रांत अब आंखों आंखों में दूरी महसूस करता है और मायूस हो जाता है। अब आगे। ट्रेन 5-6 घंटे देरी से चल रही है। 5 घंटा देरी की वजह से अब गाड़ी सुबह 7 बजे पहुंचेगी। रात आराम से सोते हुए निकल जाएगी, इसलिए सभी यात्री खुश हैं। रात के अंधेरे में सोते हुए इंतजार लंबा नहीं लगता। रात में प्यार नहीं होती, अंधेरा नहीं होता। प्यार भरे मन में हमेशा सुबह सी रोशनी होती है, उम्मीदों अरमानों की सुबह की। इसलिए प्यार में इंतजार का हर पल लंबा लगता है। जूही के इंतजार में इंजीनियरिंग का 3रा साल आधे से कुछ ज्यादा निकल गया था। इन 2.5 सालों में जूही के प्यार में मैं भी पाउलो कोएल्हो पढ़ने लगा था। सपनों को देखने और उन पे विश्वास करना सीखने लगा था। सपने सिर्फ देखने और उन पे विश्वास करने से नहीं, बल्कि कोशिश करने से पूरे होते हैं। ये बात जब तक समझ आती, तब तक मेरे सपने किसी और की आंखों का सपना हो गए थे। गलती कहें या बदकिस्मती, मेरा अंतर्मुखी मन, मेरा इंट्रोवर्ट मन इजहार मोहब्बत का सोच के ही पानी पानी हो जाता था। यह और बात थी कि इजहार में अंतर्मुखी मेरा मन जूही से प्यार करने में अंतर्मुखी नहीं था। एक दिन कैंटीन से निकलते वक्त जूही ने मुझको आवाज़ लगाई। उसके बाद करीब घंटा पौना घंटा हम लोग गपशप करते रहे। घंटा पौना घंटा भी कम था, बहुत कम, क्योंकि हम लोग अजनबी नहीं थे, बस मिले नहीं थे।
बातें क्या हुई वो दिलचस्प नहीं था। दिलचस्प ये था कि 2.5 साल में पहली बार जूही ने मुझको कैसे पुकारा। हम दोनों पाउलो कोएल्हो पढ़ते थे, तो क्या किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने लगती है वाला फॉर्मूला काम किया था, या वो मेरे मन के दब्बूपन को समझ गई थी और खुद पास आ गई थी। कुछ दिन बाद पता चला कि वजह इनमें से कोई भी नहीं थी। जूही की सगाई होने वाली थी। गलती जूही की नहीं थी, मेरी ही थी। अपने दिल के जज्बात मैंने उसके साथ कभी बांटे ही नहीं थे। उस दिन एक और बात पता चली। अगर लड़की सिंगल हो तो दोस्ती के लिए खुद पहल नहीं करती है, लेकिन अगर मिंगल हो जाए तो पहल कर सकती है। मैं निराश ज़रूर हो गया था, लेकिन इस तरह से बिना कुछ किए प्यार की जंग हारना नहीं चाहता था। मैंने आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश करने का इरादा कर लिया था। वो उम्र की 20वीं दिवाली थी। टीनेज अभी अभी ख़त्म हुआ था। मैंने घर पे बता दिया था कि मुझको कॉलेज की एक लड़की से बेपनाह प्यार हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप लोग लड़की के घर वालों के पास जाके मेरे लिए लड़की का हाथ मांगे। मेरे घर में वैसी ही प्रतिक्रिया हुई जैसे इंजीनियरिंग के 3रे साल में पढ़ने वाले 20 साल के लड़के के घर होनी चाहिए। मुझे दिल से कच्चा और दिमाग से बच्चा समझा गया। लड़कियों के जवान होने की खबर उनके माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी, गली मोहल्ले सबको होती है। लड़कों का जवान होना किसी को नहीं दिखता। बस उसके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, उसकी जॉब नहीं लगी है, वो नकारा होता जा रहा है, यही दिखता है। मैंने अपने इस एक तरफा प्यार को शादी में बदलने के लिए घर वालों की नाक में दम कर दिया था। इससे उन लोगों को मेरे जवान होने का एहसास हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी इस प्यार को क्या नाम दूं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विक्रांत बहुत सालों बाद अपनी पत्नी श्यामा के साथ दिवाली पे घर जा रहा है। ट्रेन में उसको अपने पहले प्यार जूही से हुई पहली मुलाकात की याद आ जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ते हुए आंखों आंखों में विक्रांत और जूही पास आते हैं, लेकिन अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होने की वजह से विक्रांत तमाम कोशिशों के बाद भी इजहार नहीं कर पाता। जूही की शादी कहीं और तय होने पे विक्रांत को जोश आता है। विक्रांत अपने घर पे जूही से प्यार होने की बात बताता है और घर वालों से जूही से शादी तय कराने की जिद करता है। अब आगे। प्यार चाहे एक तरफा हो या 2 तरफा, प्यार के एहसास और निर्मलता में फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी दुनिया एक तरफा प्यार को मजाक समझती है। एक तरफा प्यार को, उसकी टीस को सिर्फ करने वाले ही समझ सकते हैं। घर वालों को शादी के लिए नहीं मानना था, सो वो नहीं माने। उन्होंने मुझे मना लिया था। मान क्या गया, मैंने हकीकत स्वीकार कर ली थी। ना मैंने कभी जूही को अपने दिल की बात बताई थी, ना जूही ने अभी कुछ जताया था। मैं ग्रेजुएशन के 3रे साल का छात्र था। करियर का भी कोई पता ठिकाना नहीं था। ऐसे में सिर्फ अपनी खुशी के लिए जूही को पाने की जिद करना मतलबी बात थी। प्यार कभी मतलबी नहीं होता और मैंने जूही से प्यार किया था। धीरे धीरे जूही से पनप रही दोस्ती को ही मैंने अपना मुकद्दर मान लिया। कॉलेज के आखिरी साल में मेरी और जूही की दोस्ती हो चुकी थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे तो बुरे भी नहीं थे। मेरे मन में जूही के लिए प्यार मुझको जूही का अच्छा दोस्त बनने से रोक देता था। कॉलेज में वो आखिरी दिवाली थी और शायद दोस्तों की भी आपस में आखिरी पार्टी। मेरी तमन्ना जूही को एक गिफ्ट देने की थी, लेकिन इस बार दोस्तों से कोई मशवरा नहीं लेना चाहता था। सोचा ताजमहल दे दूं। फिर ख्याल आया कि ताजमहल प्यार की निशानी के साथ साथ कब्र भी तो है। राधा कृष्ण की मूर्ति देने का इरादा बनाया, लेकिन भूल गया था कि राधा कृष्ण का प्यार भी अमर तो है, लेकिन वो दोनों भी मिल नहीं पाए थे। गिफ्ट लेते हुए जूही ने कहा था, मेरी गिफ्ट उधार रही। विक्रांत, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे ही रहना। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। प्यार में इज्जत मिलना जहां सुकून देता है, वहीं प्यार के बदले इज्जत मिलना कचोटता है। जूही से उसके बाद फिर कभी मिलना नहीं हो पाया। सामान ज्यादा है, ऑटो रिजर्व करा लेते हैं। श्यामा ने पूछा है या बताया, मैं फिर नहीं समझ पाया हूं। मैंने पूछा हुआ मान के हामी भर दी है।
ट्रेन से उतर के हम लोग मेरे माँ पिताजी के घर जा रहे हैं। श्यामा बचपन से, स्कूल के ज़माने से मुझको पसंद करती है। पापा के पहचान के अंकल की बेटी है। श्यामा मुझे बचपन से पसंद करती थी, मुझसे प्यार करती थी। उससे शादी करने के लिए इतना काफ़ी था। मैंने प्यार किया था और मुझे प्यार की कद्र पता थी। मुझे पता था कि किसी को अपनाने के लिए बस प्यार की ही ज़रूरत होती है। मैं श्यामा के साथ खुश हूँ और उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कभी जूही से किया था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। अतीत एक खूबसूरत मुलायम एहसास बन के यादों में कैद है। अतीत से न तो कोई गिला शिकवा है, न ही उससे कोई पछतावा। आज दिवाली है, धीरे धीरे शाम घिर रही है। दिए जलाने का समय हो रहा है। सीधे पल्ले की साड़ी पहने श्यामा एक बार फिर नई दुल्हन की तरह लग रही है। मेरा फ़ोन बज रहा है। श्यामा मुझे फ़ोन थमा के दिए जलाने चली गई है। अननोन नंबर है। रिसीव करके मैंने हेलो कहा। उधर से आई आवाज़ को मैं 4 साल बाद भी पहचान गया हूँ। जूही की आवाज़ है। सामने श्यामा दिए जला रही है। मैं ज़्यादा कुछ बोलने पूछने के लायक सहज नहीं हूँ। बस हाँ हूँ में जवाब दे रहा हूँ। उधर से जूही बोली, कल मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई है। मैं चाहती हूँ उसका नाम तुम रखो। मन की आवाज़ कोई सुन पाता तो उसको पता चलता कि अभी मेरा मन कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। भगवान, एक तरफा मोहब्बत करा कि तुमको मज़ा नहीं आया कि इस मोड़ पे खड़ा करके मेरे जज्बात का तमाशा देख रहे हो। एक साथ ही मैं दुखी भी हो रहा हूँ और इस इज्जत में छुपे प्यार को समझ के खुश भी। दिल के इमोशंस का अच्छा कॉकटेल बन गया है। श्यामा दिए को प्रज्वलित कर चुकी है। दिए के चारों ओर रोशनी की आभा बिखर गई है। दिए ने अपने अगल बगल बिना किसी भेद के सब कुछ दीप्त कर दिया है। मैं अपने और जूही से जुड़े एहसास को कोई नाम नहीं दे सकता हूँ। कोई नाम हमारे जज्बात को अपनी परिधि में समेट भी नहीं सकता है। मैंने जूही की बेटी का नाम रख दिया है दीप्ति। दीप्ति, तुम जहां रहो दिए के समान अपने अगल बगल को भी दीप्तिमान करती रहो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।